Okay, so let's take a general lecture here, which is quantum approach to microscopic problems. Okay, see what is the quantum approach, right? If you remember, we started atom from what? From Rutherford's model of atom. First of all Thomson, then Rutherford, then Bohr. Okay, all of them treated the problems in similar way, almost similar way. हर किसी का तरीका एक ही था. Everyone was finding the force between the nucleus and the electrons. Okay, then assuming that it has some kinetic energy at star something is right, potential energy calculate की, kinetic energy calculate की, energy levels निकाले. ठीक है, this was the approach. लेकिन at last Heisenberg's uncertainty principle ruled out all the possibilities. It says that not possible. You can't measure, right, the potential. You can't measure the position and momentum simultaneously. Okay, it discarded all the models suggested before. Okay, जितनी भी ट्राई रदरफोर्ड ने की थी, बोहर ने की थी, सारी चीजों को ये मॉडल, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल क्या करता है? रूल आउट करता है, डिस्कार्ड करता है. ठीक है, इट सेज दैट यू कांट मेजर दिस पोजीशन एंड मोमेंटम. सो जो बोहर ने कैलकुलेट किया था पोजीशन, मोमेंटम एक्स्ट्रा, वो तो नहीं चल सकता. ठीक है कि नहीं? है ना? ठीक, वो काम नहीं करेगा. ठीक है, सो हम यहाँ पे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, हम इस तरह से कहते थे, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. राइट, है ना? इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, जैसे कि बोहर ने कहा था या रदरफोर्ड ने कहा था. ठीक है कि नहीं? या इस तरह से समरफील्ड थे, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कहते थे. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में. दैट वाज समरफील्ड मॉडल. ओके, लेकिन मसला एक है ना, वी कांट प्रिडिक्ट द पोजीशन. सो हाउ कैन वी से इट इज मूविंग इन सर्कुलर पार्ट or it's moving in orbital, elliptical part? When we are not able to determine the position, how can we say it is moving in that path? Okay, is it possible to say so? Right? ठीक है, you can't determine the position. Okay, if you can't determine the position, how can you say it's moving in circular path? It's moving in elliptical path. Okay, is there any other way जिससे हम क्या कर सकें, इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकें? आप कोई भी मेजरमेंट करने जाओगे ना, कोई भी मेजरमेंट, वेदर यू वांट टू मेजर द पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इट विल डिस्टर्ब द सिस्टम, है ना? एंड जो भी वहां पे वेरिएबल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे. यू नो दैट, राइट? ठीक है, वी नो फ्रॉम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रूल कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पर जब कोई मेजरमेंट की जाती है तो वो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, पर्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. पूरा का पूरा जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो लॉस हो जाती है या वो चेंज हो जाती है. ओके, मींस अगर मैं आप दो पीपल से कहूं, पहले एक से कहूं कि आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालो, तो वो लाइट डालेगा, वेलोसिटी निकालेगा. ठीक है, दूसरा बंदा भी अगर उसी एटम पर, उसी इलेक्ट्रॉन पर रिसर्च करके उसकी वेलोसिटी निकलेगा, बोथ ऑफ देम विल गेट डिफरेंट वैल्यूज even after performing the experiment on same atom, same electron. Okay, if you say on same time, एक ने 10:02 पर किया, दूसरे ने 10:03 पर किया, the difference will be there. Even in 1 second the difference will be there. Okay, so not possible कि quantum mechanical world को ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि आप तो रोजमर्रा के क्लासिकल वर्ल्ड को ट्रीट करते हो, है ना? If you have a ball, it's moving, then what do? You calculate its velocity, you measure its position, calculate its displacement, okay, and then velocity, acceleration, force, momentum, etc. things, है ना? ठीक, but it is not the case with quantum mechanical particles. Okay, quantum mechanics एक्चुअल में मसला क्या है फिर? ठीक है, सो हमने कहा कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो है उसको ट्रीट करने का एक तरीका होना चाहिए, उससे इंफॉर्मेशन निकालने का एक पर्टिकुलर तरीका है. ठीक है, एंड दैट वे इज गिवन बाय क्वांटम अप्रोच. ठीक है, एक्चुअली एक फिजिक्स डेवलप की गई, ठीक है, 1926 में, which was called as quantum physics. Okay, ठीक है, this quantum physics was developed by so many scientists independently. In 1926 the quantum physics was developed by Heisenberg, Werner Heisenberg. Okay, ठीक, then and another scientist, Erwin Schrödinger. Okay, there were two scientists. इन्होंने अलग अलग डेवलप किया, ये एक साथ नहीं. वर्नर हाइजेनबर्ग, जिनका आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल पढ़ा, ठीक है कि नहीं, एंड देन वाज एरविन श्रोडिंगर.
In fact, Erwin Schrödinger is considered to be the, ठीक है, the most contributing person for quantum. Okay, ठीक, Erwin Schrödinger. ठीक है. अब इरविन, अच्छा इस तरह से और भी थे. डायराक डेल्टा था. There was a scientist डायराक डेल्टा. डेल्टा जिनका नाम था, ठीक है, डायराक जिनका नाम था, ठीक है. उन्होंने इस प्रॉब्लम को ट्रीट किया. ठीक, उन्होंने भी एक अप्रोच डेवलप किया. लेकिन हम खाली यहाँ पे इरविन श्रोडिंजर का अप्रोच अप्लाई करेंगे कि इरविन श्रोडिंजर ने क्या कहा, किस तरह से हम किसी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम को किस तरह से ट्रीट किया जाता है. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक. सी मैं आपको बताऊंगा. अब देखो, अगर आप लाइट की बात करोगे, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइट, द बेसिक थिंग. ओके, लाइट इज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव. लाइट इज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव. ठीक है, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है. इफ आई से यू एक्सप्लेन हाउ लाइट इज वेव एंड हाउ लाइट इज पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक ही नेचर हो सकता है, दो कैसे हो सकते हैं. ठीक है, इधर इट कैन बी लोकलाइज्ड और इट कैन बी डीलोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड होने का मतलब क्या है, प्रेजेंट होगा एक ही पोजीशन पे. आई एम लोकलाइज्ड, आई एम प्रेजेंट इन दिस क्लास, आई कांट बी प्रेजेंट इन अदर क्लास साइमल्टेनियसली. ओके, बिकॉज आई एम नॉट अ वेव, राइट. ठीक है, अगर मैं वेव होता तो यहां पर भी होता और वहां पर भी होता. ठीक है, लेकिन मैं वेव नहीं हूं, मैं पार्टिकल हूं. ठीक है, तो एक ही जगह पर क्वांटाइज्ड, लोकलाइज्ड. ठीक है, वेव की क्या प्रॉपर्टी है, एक ही टाइम पर बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट होती है ना. जैसे साउंड वेव, इट कैन रीच अप टू सो मेनी पीपल एट अ सिंगल टाइम. ओके, सो इट्स अ वेव, है ना. वेव का क्या नेचर होता है, डीलोकलाइज्ड. वेव का क्या नेचर होता है, डीलोकलाइज्ड, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट होता है. और पार्टिकल का नेचर क्या होता है, localized. Now light has both natures and they are two simultaneously. Light is a particle and light is a wave. एक ही साथ में दोनों. ठीक है कि नहीं. Now you can't imagine how it is possible कि एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर प्रेजेंट हो और उसी टाइम पे बाकी सारी जगह पर भी प्रेजेंट. ठीक है कि नहीं, है ना. मैं कह रहा हूं ये एक ही जगह पर है, लोकलाइज्ड है. फिर मैं कह रहा हूं और साथ में डीलोकलाइज्ड भी है. ठीक है, seems some type of a joke, okay, because we can't imagine this thing, है ना. ठीक. Even Einstein says, after 55 years of research, I was unable to pick out an example to make you people understand that how light is behaving as dual, how light is behaving as both particle as well as wave. ठीक है, राइट. तो लाइट क्या है, दोनों में, पार्टिकल भी है और वेव भी. ठीक है, प्रॉब्लम तो तब हुई जब एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली. हम पढ़ेंगे इनके कॉन्सेप्ट को. इन्होंने कहा लाइट का छोड़ो, दुनिया में जो भी पार्टिकल है ना उसका ड्यूअल नेचर है. ठीक है कि नहीं, दुनिया में जो भी पार्टिकल है उसका ड्यूअल नेचर है. इवन आई हैव ड्यूअल नेचर. ओके, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, फिर मैं दो क्लास क्यों नहीं दे पा रहा हूं एक साथ. ठीक है, इट हैज ड्यूअल नेचर. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैज ड्यूअल नेचर. अब उनके कहने का यह मतलब नहीं था कि मैं वेव हूं. ठीक है, ऐसा नहीं उन्होंने कहा. उन्होंने कहा इस तरह से, उन्होंने कहा इफ दिस इज अ पार्टिकल then it is wave equivalent existence. Then it's wave equivalent. मैं आपको बता रहा हूं इसका wave equivalent exist करता है. ठीक है, इसका wave equivalent exist करता है. ठीक है, जैसे कि आइंस्टाइन की फेमस फॉर्मूला है E = mc². ठीक है, अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास m है, ठीक है, you can convert it into energy. तो somebody sees the object as energy and somebody sees it as a mass. कोई प्रॉब्लम है नहीं ना. If somebody says sir it is mass of 1 kg, I am okay. And if somebody says no sir it is the energy of a 10,000 joule, I am even okay with that, right? I am even okay with that. Is that clear? ठीक है, so energy और mass equivalence है ना. Every particle which has some mass can be treated as an energy packet. So you people can be treated as an energy packet. Okay, if there is some mass it can be treated as energy packet. आइंस्टाइन की नजरों से देखो एनर्जी पैकेट दिख जाएगा. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, मास नहीं दिखेगा, राइट. ठीक है, ठीक. अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स की आंखें लगाओगे, उसके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको दिखेगा हर कोई मास, आपको एनर्जी ही दिखेगा. ठीक है कि नहीं, है ना. सिमिलरली इफ देयर इज अ पार्टिकल इट हैज लोकलाइज्ड नेचर, इसका एक वेव इक्विवेलेंट भी होगा, जिस तरह से एक मास का एनर्जी इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, मतलब वी कैन से दैट इफ देयर इज अ पार्टिकल
it can simultaneously behave like a wave packet, okay? हम इसका wave packet consider कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? So if there is an object, if there is electron, इसका mass m है, somebody say sir इसका mass 9.1 into 10 power minus 31, कोई कहता है नहीं सर ये तो wave packet है। अब बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, ठीक है कि नहीं? पार्टिकल लो या वेव इक्विवेलेंट लो, बात एक ही है। एवरी पार्टिकल हैज इट इज वेव इक्विवेलेंट, वेव पैकेट, ओके? सो यू कैन से, अब आप बोलोगे सर क्या यहां पर कन्वर्शन है, जैसे मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, पार्टिकल भी कन्वर्ट हो सकता है वेव इक्विवेलेंट में। मैंने कन्वर्शन की बात नहीं की, मैंने कहा इट कैन बी सीन, इट इज अ पर्सपेक्टिव, इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ वेव, इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ वेव, ठीक है कि नहीं? से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, okay, somebody may say sir it has mass, then it has velocity, okay, then it has acceleration, a time associated with it, force, momentum, etc. And another person will say sir simply a wave is going. I'm okay with that, okay? Somebody will say sir simply a wave is going, yeah, a sin omega t, sir this is the particle, okay, he can represent the particle by a wave. There is no problem. Okay, if you say sir there is a particle, mass m, velocity v, displacement, acceleration, time, force, momentum, etc., and somebody simply says sir there is a wave, it is equal to a wave which has some frequency, which has some phase, okay, other things, even we have no objection with that, okay? So पहले तो आप ये चीज समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेव, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को डी ब्रॉगली ने फिर सिंप्लीफाई किया। उन्होंने कहा असल में एवरी पार्टिकल विच इज मूविंग हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। जो भी पार्टिकल मूव करता है उस मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, समझ आएगा? एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, दैट इज कॉल्ड एज मैटर वेव, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, ठीक है? इवन इफ आई एम मूविंग आई हैव अ वेव एसोसिएटेड विद माय सेल्फ, दैट्स मैटर वेव, ठीक है? और डी ब्रॉगली ने हमें यह भी समझाया कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल जिनका मास ठीक ठाक होता है, ज्यादा होता है, उनके साथ इतनी छोटी मैटर वेव होती है कि वी कांट डिटेक्ट दैट, ओके? तो मतलब मेरे साथ इतनी छोटी वेव है, इतनी छोटी वेव है कि यूनिवर्स में कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना जो उस वेव को डिटेक्ट कर सके, ठीक है कि नहीं, है ना? और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो इसके साथ इतनी बड़ी वेव है कि कोई बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट जो लेस सेंसिटिव है वो भी डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैव सिग्निफिकेंट वेव्स, बड़ी वेव्स होती है उनके साथ, उनकी वेवलेंथ काफी बड़ी होती है। इफ इलेक्ट्रॉन इज से फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन है उसका मास 9.1 × 10⁻³ है तो उसके साथ वेव जो होगी ना इट्स ऑलमोस्ट 1 और 2 मीटर वेव, ठीक है कि नहीं? अब मेरे साथ जो वेव होगी ना उसका ऑर्डर 10⁻39 -40 हाई, इस तरह से, मतलब नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल क्या, मैं तो नेग्लिजिबल ही कर रहा हूं, नेग्लेक्टेड, ओके? बहुत ही छोटी वेव, राइट? सो इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या है, एक वेव है। सो याद रखो, आप आज से आपकी आंखों पर एक चश्मा लग गया, उसमें क्या है कि एवरी क्वांटम पार्टिकल इज अ, ठीक है? अब एवरी पार्टिकल इज अ वेव। अब बोलोगे ठीक है सर, ठीक है, तो अब हमने अपना जो है ना पर्सपेक्टिव ही चेंज कर लिया। अभी क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास में, अब बोल रहा एक वेव है यार, चल रही है, पता नहीं कहां से चल रही है, ठीक है? ऐसे ही, ठीक है? न्यूक्लियस के आसपास में घूम रही है। अब चेंज हो गया पर्सपेक्टिव, इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है, मैंने क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वेव्स घूम रही है, बहुत सारी वेव्स ऐसे घूम रही है, ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक, इज दैट क्लियर? सी दिस इज अ पर्सपेक्टिव। नाउ उसके बाद क्या हुआ, अगर आप इस प्रॉब्लम को ऐसे ट्रीट करोगे, देन देयर इज एन इक्वेशन। अब ये जो वेव है ना, सपोज इस वेव की डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूं साई, जो इलेक्ट्रॉन के साथ है वेव, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? साई। साई इज द डिस्प्लेसमेंट यार, और यू कैन से द पोजीशन, ओके? साई इज द डिस्प्लेसमेंट, उस वेव की डिस्प्लेसमेंट। अब ये याद रखना, वो जो वेव है ना इलेक्ट्रॉन की, इट हैज एवरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट, इट हैज एवरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन। जो भी आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है ना, आपको उस वेव को एनालाइज करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा, मैथमेटिकली ट्रीट करना होगा, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। Is that clear? The way and the approach is bit different. Okay? What I'm saying that कि जो पार्टिकल है उसका वेव इक्विवेलेंट ले लिया, इलेक्ट्रॉन का वेव इक्विवेलेंट ले लिया। अब जो भी एनर्जी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो किसके पास है? वेव के पास, ठीक है कि नहीं? उसी वेव के पास। से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जस्ट समझाने के लिए, हालांकि मैच नहीं करेगा।
इफ आई वॉन्ट टू नो अबाउट सम ग्रेट पर्सन, जिसको जो इनएक्सेसिबल है, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता उसके पास, सो बेटर वे क्या है, उसका जो पी है उसको पकड़ के लाओ, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, ही नोज एवरीथिंग अबाउट हिम, isn't that? He knows everything. Is that clear? है ना? He knows everything. Is that clear? अब क्या कर रहा है, उस पर ऑपरेट करना है, क्या कि नहीं, यू ऑपरेट समथिंग ऑन हिम, ही विल टेल यू एवरीथिंग, ओके। अब ऑपरेट कैसे करना है, जैसे आपको अच्छा लगे, उसको रिश्वत दो, उसको मारो पीटो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, वैसे करो, राइट। सिमिलरली यहां पर भी है, इफ दिस इज द वेव फंक्शन, देन यू हैव टू ऑपरेट, देन यू हैव टू ऑपरेट, मतलब वो ऑपरेट मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सम अदर थिंग्स, ओके, इस पे ऑपरेट करो, क्या करो, ऑपरेट। अब ऑपरेट क्या होता है, ऑपरेट होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। जैसे इरविन श्रोडिंगर कहता है कि अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो मैं आपको एक ऑपरेटर दूंगा, एनर्जी ऑपरेटर, H इज एनर्जी ऑपरेटर। इस एनर्जी ऑपरेटर को आप किस पे, साई पर, इस वेव फंक्शन पर ऑपरेट करो, यू विल गेट द एनर्जी, यू विल गेट द एंड द वेव फंक्शन बैक। वेव फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पीए से जब इंफॉर्मेशन पूछोगे वो इंफॉर्मेशन देगा, उसकी जात पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, कि वो मास में खुद कम हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, नहीं ना, ठीक है। तो यही है कि दिस एनर्जी ऑपरेटर इज ऑपरेटेड ऑन द वेव फंक्शन एंड इट गिव्स अस एनर्जी एंड द वेव फंक्शन बैक। इज दैट क्लियर? इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन के लिए भी ऑपरेटर है, ओके, पोजीशन के लिए ऑपरेटर, एक्स कैप इज द पोजीशन ऑपरेटर, ऑपरेट ऑन वेव फंक्शन, you will get the position, okay, the things are most easy. Kinetic energy operator, kinetic energy operator operate karo, you will get the energy, okay, is that clear? Every measurable quantity has an operator, okay, corresponding to kinetic energy we have a kinetic energy operator, corresponding to total energy we have a total energy operator, corresponding to momentum we have a momentum operator. मोमेंटम ऑपरेटर लेके आओ, वेव फंक्शन पर ऑपरेट करो, इट विल गिव यू मोमेंटम, ओके। नाउ यू विल से सर ठीक है, अब तो प्रॉब्लम ही इजी होगी, अब तो मैं पहले पोजीशन वेक्टर लेके आऊं, पोजीशन ऑपरेटर लेके आऊंगा, वेव फंक्शन पर ऑपरेट करूंगा, पहले पोजीशन निकालूंगा, फिर उसी टाइम पे मोमेंटम ऑपरेटर लेके आऊंगा, वेव फंक्शन पे ऑपरेट करूंगा, मोमेंटम निकालूंगा, बस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रूल खत्म, दोनों चीजें एक साथ, है ना। लेकिन आप लोग भूल गए ये चीज कि ये इरविन श्रोडिंगर ने कहा था, यू डोंट हैव टू वायलेट द हाइजेनबर्ग्स रूल, इट विल बी देयर एंड इट विल ऑलवेज बी देयर, ओके। यू कांट मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, ओके, राइट, ठीक है। अब देखो एक चीज जो इस मॉडल के बारे में है, दैट्स इंपॉर्टेंट, देखो ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज कॉल्ड एज श्रोडिंगर इक्वेशन, इट सीम्स सिंपल, इट इज श्रोडिंगर इक्वेशन। H is the total energy operator, okay, Hamiltonian इसको बोलते हैं, Hamiltonian, क्या बोलते हैं, Hamiltonian, it is then operated on some wave function psi, it gives us energy and the wave function back, this is called as eigenvalue, क्या बोलते हैं इसको, eigenvalue, ठीक है कि नहीं, इसको बोलते हैं eigenvalue, और इस वेव फंक्शन को बोलते हैं आइगन फंक्शन, क्या बोलते हैं, और इस पूरी इक्वेशन को बोलते हैं eigenvalue इक्वेशन। आइगन मीन स्पेशल, जर्मन आइगन मीन स्पेशल, ओके। सो कोई भी ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट होता है, एक तो वो इंफॉर्मेशन देता है, कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन, और वेव फंक्शन वापस देता है, ठीक है। इस तरह की अगर कोई इक्वेशन होगी ना, उसको कहेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है, जो वेव फंक्शन भी वापस देगी और साथ में इंफॉर्मेशन भी देगी, ठीक है कि नहीं, है ना। और जो वो इंफॉर्मेशन देगी दैट्स आइगन वैल्यू, और जो वेव फंक्शन होगी दैट्स आइगन फंक्शन, दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है, कॉल्ड एज श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है कि नहीं, दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। हियर कम्स ए न्यू स्टार्ट, ओके, ए न्यू एरा, एवरी प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो चीजें साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन देयर वाज अ प्रॉब्लम। व्हाट वाज दैट? द प्रॉब्लम वाज, अगर हम इस, देखो फंक्शंस दो तरह की होती है, रियल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यू नो दैट। फंक्शंस दो तरह की होती हैं, एक होता है रियल फंक्शन, क्या होता है, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यू हैव रियल नंबर्स, आपने पढ़े हैं ना, 1 2 3 4 5 6, वो रियल नंबर्स, और उसी तरह से एक और नंबर सिस्टम होता है इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इफ यू राइट इट -2 रूट ऑफ -2, इट हैज नो मीनिंग इन रियल सिस्टम, ओके। रियल सिस्टम में ये कोई रियल नंबर तो नहीं है ना, इट हैज नो मीनिंग,
But if you written as like this way, -1 into 2, you can write this -1 as iota, and then 2, you can write it 2 iota, 2i. This is a complex number. This is a मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि रियल नंबर की दुनिया में नहीं है, उसके अलावा एक और सिस्टम भी है, इमेजिनरी सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। तो जो ये वेव फंक्शन है ना, ये रियल है या कॉम्प्लेक्स है? द वेव फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स, द वेव फंक्शन इज इट्स इमेजिनरी, इट्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स दीज इमेजिनरी नंबर्स। लेकिन अगर इसमें इमेजिनरी नंबर आ गया, इसका तो कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा फिर फिजिकली, है ना। मैं कहूं वेव फंक्शन, मैंने कहा आपको अभी ये पोजीशन है, कहा कि नहीं ये डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर मैं इसको लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यू विल से सर क्या बता रहे, इमेजिनरी पोजीशन, ये क्या हो गया, ये तो कुछ मतलब ही नहीं दे रहा है ना, देगा कुछ मतलब। अगर मैं इसको लिखूं इन टर्म्स ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यू विल से, मैं आपको बोलूंगा कि एक पार्टिकल है जो 2i मीटर पर है, 2i मीटर, 2i मीटर मतलब आप कहना चाहते हो -2 मीटर पर है, ये क्या बात हुई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉसिबल है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले रियल फंक्शंस पर ट्राई किया, वेव फंक्शन को रियल ट्रीट किया, तो देखा कि यार प्रॉब्लम इज कुछ नहीं निकल रहा है। उसके बाद उन्होंने एज्यूम किया इसको कॉम्प्लेक्स, क्या किया, एज्यूम कॉम्प्लेक्स, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो ये कि अब इसका मीनिंग ही नहीं रहा कुछ। We can't say something, we can't associate something with it. Okay, so psi has no meaning at all. It has no physical significance at all. Okay, if I say wave function of a particle psi, you will say, sir, what does it mean? It means nothing. It means nothing. There is a function which is associated with that particle, that's all. इसके अलावा वर्ड ही नहीं है, कुछ कहने को ही नहीं है, ठीक है। It has no meaning. इसका कोई मीनिंग नहीं है, वेव फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। कल को मैं लिखूंगा यार एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चल रहा है, ठीक है, और उसकी वेव फंक्शन है e⁻⁻t+, है, बोलोगे सर ये साई क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज इट, ओके। लेकिन हाँ, ये जो भी है इसके पास इंफॉर्मेशन है सारी की सारी, इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी की सारी, isn't that? ये जो भी है, मुझे नहीं पता नहीं ये क्या है, फिजिकली तो मैं बोल नहीं सकता ये क्या है, लेकिन ये जो भी है सब कुछ इसी के पास है, इंफॉर्मेशन सारी इसी के पास है, ठीक है कि नहीं। नाउ वेव फंक्शन को बनाना, वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना, वेव फंक्शन लिखना, किसी पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन लिखना, ये एक आर्ट है। ये डिपेंड करता है आपके पास मैथमेटिकल नॉलेज कितनी है, आप कितना प्रॉब्लम को समझ रहे हो, ठीक है कि नहीं, है ना। आपकी क्या क्या कंडीशंस है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेव फंक्शन होनी चाहिए उसमें नेगेटिव पोटेंशियल वेल की इंफॉर्मेशन तो जरूरी स्टोर होनी चाहिए। ये भी होना चाहिए कि जब वो अवे, व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। इन कंडीशंस को नजर में रख के मुझे वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। मतलब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मींस दैट कि आई हैव टू सी व्हाट इज द कंडीशन, और उस कंडीशन के हिसाब से मुझे वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करनी है। इट हैज नो मीनिंग, ओके। लेकिन रेवोल्यूशन तब आया इस फिजिक्स में जब देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न, इन्होंने एक अजीब कारनामा करके दिखाया। इन्होंने कहा कि साई हैज नो मीनिंग, वो तो पता ही है ना साई हैज, लेकिन उन्होंने कहा अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, इफ आई डू इट स्क्वायर, इफ आई डू इट, इट गिव्स मी प्रोबेबिलिटी, इट गिव्स मी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, ओके। अगर मान लो मेरे को इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहां पे कैलकुलेट करनी है, आई कांट, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसकी वेव फंक्शन को लेके मैं इस पॉइंट पर स्क्वायर कर दूंगा, तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि इलेक्ट्रॉन है यहां। प्रोबेबिलिटी देखो यार, आई डोंट हैव टू गो इनटू द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम बिकॉज आई कांट। इफ आई, अगर मैं ऑब्जर्व करने जाऊंगा वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, सो आई विल नॉट डू इट, ओके। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वो करने नहीं जाऊंगा, मतलब उसके अंदर नहीं घुसूंगा देखने के लिए क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो तो मुझे पता है, वैसे तो काम बन नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे x = 2 मीटर पर देखना है कि इलेक्ट्रॉन है वहां पे या नहीं है, तो आई विल टेक द वेव फंक्शन देन स्क्वायर इट, okay, I will get the probability of presence of electron at that point, okay. Suppose वहां पे निकला probability 0.8 means 80% chances है कि वो वहां पे हो, 20% है कि वो नहीं हो, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। So it is the science of probabilities, okay. So इन्होंने कहा कि ये जो है ना psi square, ये हमें देता है probability, क्या देता है, probability, and he was awarded with the Nobel Prize for this wonderful explanation, interpretation. It's called as Max Born's interpretation. Okay, he was awarded Nobel Prize for that because this work
इस वर्क से ये जो हमारा क्वांटम फिजिक्स है ना, एक रोज अप, बहुत आगे चला गया। पहले तो लोगों को लगता था क्या बकवास है यार, साई वेव फंक्शन कोई मीनिंग ही नहीं है, क्या करेंगे जान के। फिर जब इसने कहा नहीं नहीं, साई स्क्वायर का मीनिंग है, साई का कोई मीनिंग नहीं है, साई स्क्वायर का मीनिंग है, तो पता चला हाँ भाई ये तो बढ़िया बात हुई कि साई स्क्वायर का मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ओके राइट, अगर प्रोबेबिलिटी 1 निकली, सपोज के तौर पर साइज 1, साइज स्क्वायर 1, प्रोबेबिलिटी 1 निकली, मैं कहूंगा 100% इलेक्ट्रॉन वहीं पर है, 100% है ना। अगर साइज 0 निकला, नहीं हो सकता वहां पर। यू विल सी, मैं श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व थोड़ा बहुत दिखाऊंगा आपको। आप देखोगे न्यूक्लियस के आसपास में कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर साइज स्क्वायर 0 आता है, मतलब यू कांट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पोजीशन इज 0। ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। उस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन ढूंढने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। मींस दोज पॉइंट्स, उन पे इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज नोड्स, नोड्स, उनको नोड्स बोलते हैं। ठीक है, आई विल जस्ट शो यू दोज नोड्स। ओके, so remember now what is the systematic approach to treat a problem, quantum mechanical problem। सिस्टम को जाके देखना नहीं है, ठीक है, खाली उसकी वेव फंक्शन लिखनी है, ऑपरेट करते जाओ, इंफॉर्मेशन निकालते जाओ। ठीक है कि नहीं, है ना। कीप इन माइंड द हाइजेनबर्ग्स रूल, ओके, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, कीप इन माइंड द हाइजेनबर्ग्स रूल, और उसके बाद चलते जाओ। ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। जिस तरह से आपका एक एड्रेस है, what is your address? Suppose for example your name, then your address, then the area, then the pin code. Okay, you have some parameters associated with yourself, है ना। एक बंदा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, ना उसको अपना नाम पता है, ना एड्रेस पता है, ना पिन कोड पता है। You will say sir it doesn't exist। Okay, he or she doesn't exist। Am I right? वो एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके पास नाम है, अगर उसके पास नाम है, पिन कोड है, एड्रेस है, सब कुछ है, तो वो एग्जिस्ट करता है। ये पैरामीटर्स किसी पर्सन को डिफाइन करते हैं। Am I right? सिमिलरली किसी भी क्वांटम पार्टिकल को पैरामीटर्स डिस्क्राइब करते हैं। कुछ नंबर्स, कुछ पैरामीटर्स किसी भी पार्टिकल को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है कि नहीं। एंड दोज नंबर्स और दोज पैरामीटर्स विच डिस्क्राइब द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स, आर कॉल्ड एज व्हाट, quantum numbers। okay, what are quantum numbers? It's just like an address। जैसे किसी का अपना अपना एक एड्रेस होता है, नाम होता है, पैरामीटर्स होते हैं, इस तरह से क्वांटम पार्टिकल के साथ भी कुछ ये नंबर्स वगैरह डाले जाते हैं, सो दैट क्या कर सके, इसको ये क्या कर सके, प्रॉब्लम को ट्रीट कर सके, और हमें उस इलेक्ट्रॉन या उस क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। एग्जैक्टली, ठीक है कि नहीं। नाउ दिस साइंस इन जनरल, पहले तो कहा गया कि बस बकवास है, थ्योरी है, कुछ नहीं है, खास नहीं है। ठीक है, जब आइंस्टाइन डोंट एग्री विद दिस, आइंस्टाइन भी इसे एग्री नहीं करते थे, वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, द थिंग्स आर सिंपल, इस तरह से कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। ठीक है कि नहीं, है ना। लेकिन दिस इज, आई मस्ट से, दिस क्वांटम मैकेनिक्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल साइंस विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ टुडे। ओके, इज द मोस्ट पावरफुल साइंस जो अभी प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, इससे पावरफुल टूल है ही नहीं। Is that clear? So it's no longer a science of theories, some assumptions, some queries. Okay, it's now a practical thing. Okay, ठीक, हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इसकी रिसर्च पर। ठीक है, so it's now one of the mighty sciences which has been developed since. ठीक है, is that clear? Okay, so we will be discussing. So you know now what is the quantum approach. Okay, quantum approach क्या है। ठीक है, so अब हम इस इलेक्ट्रॉन मॉडल को इसी तरह, इसी क्वांटम अप्रोच से ट्रीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।